नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार एओसी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम हिंदी विषय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हिंदी विषय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि कोई भी विषय है, कोई भी वस्तु है या कुछ भी है तो उसका क्या है, अपना एक इतिहास होता है। तो जो हमारा हिंदी विषय है इसका भी एक इतिहास है। तो हम सबसे पहले जो हिंदी पढ़ने से पहले इसका जो बेसिक है, इसका जो इतिहास है उसको हम जानने की जो कोशिश करेंगे। तो हिंदी का इतिहास, सबसे पहले तो इतिहास शब्द का अर्थ क्या है, इतिहास शब्द का अर्थ क्या है और इतिहास शब्द कहाँ से बना है। तो हम जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इतिहास जो है, इतिहास शब्द जो तीन जो शब्द हैं उनसे जुड़कर बना है। इति प्लस ह प्लस स, इतिहास का मतलब होता है, इति का होता है निश्चित, इति का अर्थ होता है समाप्त और है का होता है निश्चित। इति का होता है समाप्त, ह का होता है निश्चित और स का होता है होना। तो इतिहास का मीन्स क्या हुआ कि जिसका जो एक निश्चित जो समाप्त हो गया है उसको हम कहते हैं इतिहास। तो हिंदी जो हमारी भाषा है, हिंदी भाषा भी एक जो प्राचीन भाषा है, इसका भी क्या है, एक इतिहास है। तो आज हम हिंदी के इतिहास को जो जानने का वो प्रयास करेंगे। तो हिंदी के इतिहास को जानने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन इतिहास के बारे में बताऊं मैं आपको कि इतिहास लिखने के लिए कुछ पद्धतियों का प्रयोग किया गया। इतिहास के लेखकों के द्वारा इतिहास लिखने के लिए इतिहास की कुछ पद्धतियों का प्रयोग किया गया। तो हम बात करेंगे कि इतिहास के लेखकों ने कौन कौन सी पद्धति का जो इतिहास लिखने के लिए प्रयोग किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्णानुक्रम। अगर मैं आपको इसका सिंपल बताऊं, अगर आपको सरल अर्थ बताऊं तो इसका मीन्स हो गया वर्णमाला। वर्णानुक्रम मीन्स वर्ण के अनुक्रम के अनुसार, ठीक है। इसके बारे में जैसे आप देखें, क से जो जितने भी कवि आते हैं सभी को क्या करते हैं, सबसे पहले क वाले सारे कवि ले लिए जाते हैं। जैसे कबीर, क से केशव, क से कुंवर नारायण। देखिए क वाले इन्होंने क्या किया, जब अपना इतिहास ग्रंथ है जो अगर जो वर्णानुक्रम के अनुसार लिखा गया उसमें क वाले कवि है जो सबसे पहले ले जाए जाते हैं, क से कबीर, केशव, कुंवर नारायण। लेकिन ये क्या है, त्रुटि है, ये जो त्रुटि है। कैसे, क से कबीर को हम आदिकाल में सम्मिलित कर लेते हैं, केशव को हम रीति काल में सम्मिलित करते हैं, और कुंवर नारायण आगे जो आधुनिक काल में हम बात करते हैं तो उसमें आ जाते हैं। तो ये क्या है, इसके साथ एक किस्म से इस ग्रंथ में जो वर्णानुक्रम के हिसाब से ये क्या है, न्याय नहीं है। तो वर्णानुक्रम पद्धति है वो किसने जो इसको अपनाया था, वर्णानुक्रम पद्धति को सबसे पहले जो अपनाया था वो अपनाया था गारसा दत्तासी ने और शिव सिंह सेंगर ने। वर्णानुक्रम पद्धति का जो प्रयोग किया था वो गारसा दत्तासी ने और शिव सिंह सेंगर ने। इन दोनों जो लेखकों ने, इतिहास लेखकों ने क्या किया था, वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया था, वर्ण के अनुसार, जैसे क वर्ण से जितने भी कवि थे इनको इन्होंने एक सीरीज में लिख दिया, फिर ख वाले, फिर ग वाले। इस प्रकार इन्होंने क्या किया, वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गारसा दत्तासी ने और शिव सिंह सेंगर ने। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी पद्धति की। दूसरी पद्धति कौन सी है, कालानुक्रम।
काल अनुक्रम पद्धति। काल, काल किसे कहते हैं? काल कहते हैं समय को। इस पद्धति के अंतर्गत लेखकों ने क्या किया कि जिन लेखकों का, जिन कवियों का जन्म काल एक सन में है या उनके बाद है, उनको एक सीरीज में, एक लाइन में इन्होंने लिख लिया। मान के चलो किसी लेखक का, किसी कवि का जन्म 1505 में है, तो इन्होंने क्या किया, 1505 वाले और भी जितने हैं उनको ले लिया। उसके बाद 1506 वाले, 1507 वाले, 1508 वाले, इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, काल अनुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। और काल अनुक्रम पद्धति के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, इस प्रकार से समय को, जो समय सीमा को, इनके जन्म काल को इन्होंने क्या है, एक सीरीज के अंदर जो अंतर्गत इसको रख लिया था। इस प्रकार की जो पद्धति है, इसका जो प्रयोग किया था वो किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और इस पद्धति का प्रयोग किया था मिस्र बंधुओं ने। इनके बारे में हम आगे जो विशेष जो बात है वो करेंगे, इनके ग्रंथ के बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। नंबर 3, वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति, देखिए नाम से स्पष्ट है, वैज्ञानिक मीन्स विज्ञान। विज्ञान किस पर आधारित होता है? तर्क पर। इस पद्धति के अंतर्गत, इस पद्धति का जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रयोग किसने किया था, इस पद्धति का प्रयोग किया था डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने। ठीक है, इस जो पद्धति का, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया था वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किया था। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत क्या होता है, विज्ञान होता है तर्क पर आधारित। तो इस पद्धति के अंतर्गत जब लेखक अपना कोई लेख लिखता है, या मीन्स कि इस पद्धति के अंतर्गत जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया उसमें क्या था, लेखक क्या करता है, तर्क के आधार पर, तर्क के आधार पर और मूल्य सहित तर्क के आधार पर लेखकों का, कवियों का वो क्या करते हैं, विवरण देते हैं। पूरा इसके अंदर जो है वैज्ञानिक पद्धति का जो प्रयोग किया जाता है, लेखक अपनी जो अपनी संभावनाएं हैं, अपनी आशंकाएं हैं, उनसे तटस्थ रहकर, उनसे अलग रहकर वो क्या करते हैं, तर्क के आधार पर सही को सही और गलत को गलत जो इसके अंदर बताते हैं। तो ये जो पद्धति है 3 नंबर पद्धति, ये वैज्ञानिक पद्धति है जिसका जो प्रयोग किया था वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किया था। अब हम बात करते हैं नंबर 4, विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति, विधेयवादी पद्धति के जो मैं आपको बता दूं, विधेयवादी पद्धति के जो जन्मदाता हैं तेन माने जाते हैं। जन्मदाता किसको माना जाता है, तेन को माना जाता है। और विधेयवादी का इस शब्द का जो आगे 3 शब्दों के अंदर जो इसको विवरण दिया जाता है, जाति, वातावरण और क्षण विशेष। जाति, वातावरण और क्षण विशेष। हिंदी साहित्य के अंदर, हिंदी साहित्य के अंदर इस पद्धति का प्रयोग, विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया था? हिंदी साहित्य में विधेयवादी जो पद्धति है इसका प्रयोग किया था आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा विधेयवादी पद्धति का जो हिंदी के अंदर प्रयोग किया गया। जाति, जाति मीन्स उस समय की, जब इतिहास ग्रंथ लिखा जा रहा है, जिनका इतिहास लिखा जा रहा है, उनकी परंपरागत जाति, उस समय का वातावरण और उस समय की जो परंपरागत विशेषताएं थी उसको इसके अंतर्गत जो है
लिखा जाता है। तो हिंदी साहित्य में सबसे पहले इसका प्रयोग किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगर पूछा जाता है विदेवादिपत्ति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे, विदेवादिपत्ति के जन्मदाता हैं वो तेन को माना जाता है। तो ये हमारी मुख्यतः पत्तियां थी। किसी भी इतिहास ग्रंथ को लिखने के लिए कौन कौन सी पत्तियां जो प्रयोग में की जाती हैं, ये थी हमारी 3 पत्तियां। अब हम बात करते हैं इतिहास ग्रंथ की। हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा था, और कौन सा जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य में सबसे पहले लिखा गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सदतासी एक फ्रेंच विद्वान हैं, इनके द्वारा हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ये ग्रंथ गारसा द तासी के द्वारा लिखा गया। गारसा द तासी एक फ्रेंच विद्वान थे और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, तो अब हम इसका प्रकाशन वर्ष देखते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष है 1839। 1839 में इसका जो प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था। अगर पूछ लिया जाता है कि इसका दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था, तो इसका जो दूसरा प्रकाशन है, दूसरा प्रकाशन इसका 1847 में हुआ था। और तीसरा भी मैं आपको बता दूं, तीसरा इसका प्रकाशन हुआ था 1871 में। ठीक है, तो गारसा द तासी जी एक फ्रेंच विद्वान है जिनके द्वारा हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किस विद्वान के द्वारा लिखा गया, या वो जो विद्वान थे कौन सी भाषा के विद्वान थे, तो वो फ्रेंच विद्वान थे, फ्रांस से थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, और इनका जो सबसे पहले प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1839 में। इसका जो प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था, दूसरा प्रकाशन इसका 1847 में, और तीसरा जो इसका भाग है वो 1871 में प्रकाशित हुआ था। इसमें इस्तवार का अर्थ है इतिहास, लिटरेचर मीन्स लिटरेचर, साहित्य। एंदुई का यहां पर अभिप्राय है हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी। और हिंदुस्तानी का अभिप्राय है मुसलमान वर्ग के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी। मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली जो हिंदी है उसको हम हिंदुस्तानी कहते हैं। तो इसका मैंने आपको अर्थ बताया। इनका जो ग्रंथ है वो है इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, और इसमें इस्तवार का जो अभिप्राय है वो इतिहास है, लिटरेचर का है लिटरेचर, और एंदुई है हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, और हिंदुस्तानी है जिसको मुसलमान बोलते थे। इसका हमने प्रकाशन वर्ष देख लिया है। प्रकाशन वर्ष इसका 1839 जिसमें प्रथम भाग इसका प्रकाशित हुआ था, और जो इसका द्वितीय भाग हुआ था वो हुआ था 1847 में। अब इसमें कवि कितने थे? ग्रंथ में कवि, इसके अंदर 738 कवि थे। कितने थे? 738 कवि। यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है
कि जो गारसा दत्तासी जी के द्वारा ग्रंथ लिखा गया था उसके अंदर कितने कवियों को शामिल किया गया है, तो इसमें 738 कवि थे। और हिंदी के कवि कितने थे, इसमें हिंदी के कवि इस ग्रंथ में मात्र 72 कवि थे। सिर्फ 72 कवियों को इन्होंने, हिंदी के जो कवि थे उनको इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये क्या था, ये हमारा हिंदी का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ है जो किसके द्वारा लिखा गया, गारसा दत्तासी, जो कि एक फ्रेंच विद्वान है। इस ग्रंथ के अंतर्गत बहुत सारी जो कमियां भी हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे कमियां हैं इस ग्रंथ के अंदर, सबसे पहले तो इसके अंदर काल विभाजन नहीं किया गया। काल विभाजन नहीं किया गया। फिर मैंने जब आपको पत्ती बताई थी तब मैंने बताया था कि जो सबसे पहली वर्णानुक्रम पत्ती की जो हमने बात की थी, तो उस पत्ती का जो प्रयोग किया था वो गारसा दत्तासी ने किया था। वर्णानुक्रम पत्ती का इन्होंने प्रयोग किया है। वर्णानुक्रम जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिसमें एक वर्ण को लेकर सबसे पहले उस वर्ण के जो सारे कवि होते हैं उनको शामिल किया जाता है, फिर उसके बाद वाले वर्ण के सारे कवियों को शामिल किया जाता है। ये भी क्या है, इनके ग्रंथ की एक कमी है। और ना ही इन्होंने क्या है, वर्गीकरण करने का कोई प्रयास किया था। इस प्रकार से ये क्या है, गारसा दत्तासी जी के ग्रंथ के अंदर कुछ जो हमें कमियां मिलती हैं, कुछ कमियां पाई जाती हैं। लेकिन इन सब कमियां होने के बाद भी क्या है, इनके जो ग्रंथ को इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी को इतिहास ग्रंथ होने का जो गौरव प्राप्त है वो इसलिए क्योंकि इन्होंने सबसे पहले हिंदी के इतिहास को लिखने का प्रयास किया था। इतनी कमियां होने के बाद भी इनको इतिहास ग्रंथ की जो संज्ञा दी गई है, इतिहास ग्रंथ का गौरव प्राप्त हुआ है, वो क्यों हुआ है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले हिंदी के इतिहास को लिखने का प्रयास किया था। इसलिए इनके ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अब इनके बाद बात करेंगे हम दूसरे इतिहास ग्रंथ। दूसरा जो ग्रंथ है वो लिखा गया है शिव सिंह सेंगर के द्वारा, और ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। इससे पहले हमने बात की थी, वो की थी गारसा दत्तासी जी के बारे में। गारसा दत्तासी जी एक फ्रेंच विद्वान थे। और दूसरा जो इतिहास ग्रंथ है वो शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया, शिव सिंह सरोज, ये इनके ग्रंथ का नाम है। ये इनके ग्रंथ का नाम है। ध्यान रखना है हमने, शिव सिंह सेंगर में और शिव सिंह सरोज के अंदर हमने कंफ्यूज नहीं होना है। शिव सिंह सेंगर इनका नाम है और शिव सिंह सरोज ये इनका इतिहास ग्रंथ है। तो अब इसके प्रकाशन की बात करें, इसका प्रकाशन हुआ था 1883 में। यह हमारा दूसरा इतिहास ग्रंथ है। यह हमारा दूसरा इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सेंगर के द्वारा। इतिहास ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज और इसका प्रकाशन हुआ था 1883 के अंदर। ठीक है, तो जो इसका, अब इसके बाद शिव सिंह सेंगर, इनकी विशेषता यह है कि ये एक भारतीय विद्वान थे। इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि शिव सिंह सेंगर भारतीय विद्वान थे। अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि किसी भारतीय विद्वान के द्वारा पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा लिखा गया था, अगर भारतीय विद्वान उसके अंदर आपसे पूछा जाता है तो भारतीय विद्वान के हिसाब से पहला ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ हिंदी का शिव सिंह सेंगर का रहेगा। अगर आपसे पूछा जाता है, सीधा पूछा जाता है कि हिंदी का इतिहास ग्रंथ, पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो वो है गारसा दत्तासी जी का इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी भारतीय विद्वान के द्वारा लिखा गया इतिहास, पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो वो हम ध्यान रखेंगे शिव सिंह सेंगर का है, शिव सिंह सरोज। इसके अंदर कवि कितने थे, इसके अंदर कवियों की बात करें तो इन्होंने लगभग 998 कवि इसके अंदर शामिल किए थे, जिसको हम लगभग 1000 कवि कह देते हैं। लगभग 1000 कवि इन्होंने इसके अंदर जो शामिल किए थे। तो दूसरा हमारा इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज जो ये ग्रंथ है उसका प्रकाशन हुआ था 1883 में। ये हमारा क्या है, दूसरा इतिहास ग्रंथ है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर पूछ लिया जाता है कि भारतीय विद्वान के द्वारा पहला ग्रंथ कौन सा लिखा गया है, तो भारतीय विद्वान के द्वारा शिव सिंह
जो सरोज लिखा गया है शिव सिंह सेंगर के द्वारा। और कवि इसके अंदर पूछ लिए जाते हैं तो 998 कवि हैं, लगभग जो 1000 कवि इसके अंदर जो शामिल किए गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे इतिहास ग्रंथ की। जॉर्ज ग्रियर्सन का तीसरा इतिहास ग्रंथ है जो हमारा, वो है जॉर्ज ग्रियर्सन का। ग्रंथ का नाम बताऊं मैं आपको, ग्रंथ है इनका द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ का प्रकाशन जो है 1888 में इसका जो पहला प्रकाशन हुआ था। बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में। और 1889 में इसका जो स्वतंत्र प्रकाशन हुआ था। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन, इनका ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और इसका प्रकाशन वर्ष है जो 1888 में बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में हुआ था। और दूसरा है 1889 के अंदर इसका जो स्वतंत्र जो हमारा जो इसका प्रकाशन किया गया था। इसके बाद इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, कवियों की संख्या इसमें 952 कवि है। ठीक है, जिसमें से इन्होंने 886 कवि इन्होंने शिव सिंह सरोज में से लिए हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, 886, 952 इनके कवि हैं, जिसमें से 886 कवि इन्होंने शिव सिंह सरोज में से लिए हैं। शिव सिंह सरोज जो कि शिव सिंह सेंगर जी का ग्रंथ है। और बाकी को जो 66 जो कवि हैं वो नए कवि हैं। ठीक है, इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि इन्होंने 886 कवि वो है शिव सिंह सरोज में से लिए हैं, बाकी जो है नए जो सारे कवि हैं। ठीक है, अब इन्होंने जो सबसे पहले इनकी जो विशेषता है वो है काल विभाजन। काल विभाजन का प्रयास सर्वप्रथम जो है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को 12 अध्याय में बांटा था। इन्होंने क्या किया, अपने ग्रंथ को 12 अध्याय के अंदर वर्गीकृत किया था। तो इनके जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के अंदर 12 अध्याय है। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष जो 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक, मैं आपको इसका पूरा बता दूं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में जो इसका प्रकाशन हुआ था 1889 में, ये क्या है, इसका जो स्वतंत्र प्रकाशन हुआ था। इसके अंतर्गत जो कवि हैं, कवियों की अगर बात करें तो वो है 952 कवि, और जिसमें से 886 जो कवि हैं वो शिव सिंह सरोज में से इन्होंने लिए थे, और शेष जो 66 इन्होंने नए कवियों का इसके अंदर विवरण दिया था, सारे 952 कवि। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने ग्रंथ का काल विभाजन किया, और काल विभाजन के अंतर्गत इन्होंने अपने ग्रंथ को 12 अध्याय के अंदर वर्गीकृत किया था। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, यह सही मायने में
इनके ग्रंथ को हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ मानते हैं। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त सही मायने में इसको हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने भक्ति काल को स्वर्ण काल घोषित किया था। ठीक है, इस बात का विशेषता ध्यान रखेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन की जो गरिमा है वो इस बात से और भी ज्यादा बढ़ती है कि इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी है। इस प्रकार क्या है, इनकी जो जॉर्ज ग्रियर्सन की जो अपने महिमा कह सकते हैं हम, इनकी जो गरिमा है वो और भी बढ़ती है कि इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया जॉर्ज ग्रियर्सन जो कि एक अंग्रेज विद्वान है, ये भी हिंदी के नहीं है, ये अंग्रेज विद्वान है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमने बात की थी गार्सा दतासी की। गार्सा दतासी एक फ्रेंच विद्वान थे। उसके बाद बात की हमने शिव सिंह सेंगर की। शिव सिंह सेंगर जो हैं वो एक भारतीय विद्वान थे। अब हम बात कर रहे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन की। ये एक अंग्रेज विद्वान है और इनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष मैंने आपको बताया 1888 के अंदर ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में प्रकाशित हुआ था। 1889 के अंदर ये एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त है, इनको हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ मानते हैं। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या किया था, भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी थी, तो इससे उनकी और भी जो गरिमा है वो बढ़ती है। इनके बाद बात करेंगे हम अगले इतिहास ग्रंथ की, वो है मिस्र बंधुओं का। इतिहास ग्रंथ का नाम है मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु, मिस्र बंधु, बंधु मीन्स भाई, तो ये क्या है, 3 भाई हैं। कौन से? श्याम बिहारी मिस्र, गणेश बिहारी मिस्र और सुखदेव बिहारी मिस्र। मिस्र बंधु जिसमें 3 भाई हैं, श्याम बिहारी मिस्र, गणेश बिहारी मिस्र और सुखदेव बिहारी मिस्र। तो इन तीनों भाइयों ने, तीनों बंधुओं ने मिलकर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम मिस्र बंधु विनोद रखा गया। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि ये श्याम बिहारी मिस्र है। यहां पर अगर आपको ऑप्शन आता है कृष्ण बिहारी मिस्र, यह भी हिंदी के एक कवि हैं, लेकिन हम यहां पर विशेषता ध्यान रखेंगे, अगर आपको कृष्ण बिहारी मिस्र आता है तो आप इसको सही नहीं करेंगे। मिस्र बंधुओं में श्याम बिहारी मिस्र आते हैं, ना कि कृष्ण बिहारी मिस्र। इस बात का आप विशेषता ध्यान रखेंगे। तो इनके जो इतिहास ग्रंथ का जो प्रकाशन वर्ष है, प्रकाशन, इसके जो पहले 3 भाग हैं, पहले 3 भागों का जो प्रकाशन है वो 1913 में हो चुका था, और इसका जो चौथा भाग है उसका प्रकाशन 1934 में हुआ था। ठीक है, मिस्र बंधुओं का ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद, और 3 भाई हैं, श्याम बिहारी मिस्र, गणेश बिहारी मिस्र, सुखदेव बिहारी मिस्र। प्रकाशन पहले 3 भाग का जो प्रकाशन हुआ था वो 1913 में हुआ था। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसके चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ था, तो वो 1934 के अंदर हुआ था। इसके अंदर कवि कितने हैं, कवियों की संख्या कितनी है, यह भी प्रश्न जो पूछ लिया जाता है कि जो मिस्र बंधु विनोद है उसके अंदर कवियों की संख्या, तो वो है 4936 कवि। लगभग
5000 कवि, ठीक है, 4936 कवि और लगभग जिसको हम क्या बताएंगे 5000 कवि बताएंगे। इन्होंने भी क्या है अपने ग्रंथ को जो अपने ग्रंथ के काल विभाजन का इन्होंने करने का प्रयास किया है। सबसे पहले इन्होंने आदि काल को आरंभिक काल की संज्ञा दी है। काल विभाजन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको बता दूं, इन्होंने आदि काल को आरंभिक काल की संज्ञा दी है, इन्होंने काल विभाजन करने का प्रयास किया गया है। पृष्ठों की संख्या, मिस्र बंधु विनोद में पृष्ठों की संख्या 2250 पृष्ठ है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि पृष्ठ कितने हैं इसके अंदर, 2250, ठीक है। तो ये क्या है, मिस्र बंधुओं का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं कि रीतिकाल के बहुत सारे कवियों का परिचय जो मैंने है वो मिस्र बंधु विनोद से लिए हैं। तो मिस्र बंधु विनोद जो एक इतिहास ग्रंथ है, ये अपने आप में एक अच्छा और बड़ा इतिहास ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल भी जो है इस ग्रंथ के बारे में कहते हैं कि बहुत सारे जो कवियों के परिचय हैं वो मैंने मिस्र बंधु विनोद से लिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का नाम है, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रकाशन वर्ष 1929। इसमें प्रकाशन वर्ष में सबसे विशेषता जो बात है, जिस बात का हमने ध्यान रखना है, तो ये जब पहली बार प्रकाशन हुआ था, इसका पहला जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, ठीक है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन वर्ष इसका 1929 और इसका जो पहला प्रकाशन हुआ था वो हुआ था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। बाद में ये जो है, बाद में इसका स्वतंत्र प्रकाशन हो गया था, बाद में इसका स्वतंत्र प्रकाशन हो गया था। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी जो साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, इसमें इनका जो सहयोग किसने दिया था, इस ग्रंथ को लिखने में साथ किसने दिया था, तो इस ग्रंथ को लिखने में 3 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है, वो मैं आपको बता देता हूं। योगदान है बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास, ये पहले व्यक्ति हैं। दूसरे आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल खुद, आचार्य शुक्ल, या मैं आपको बता दूं रामचंद्र शुक्ल, ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस जो ग्रंथ को लिखने में इनका साथ दिया। और तीसरे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सॉरी रामचंद्र वर्मा, रामचंद्र वर्मा, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास,
प्रकाशन वर्ष इसका 1929। पहला जो इसका प्रकाशन हुआ था वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हुआ था, और बाद में जो ये इसका स्वतंत्र प्रकाशन हो गया। योगदान इसके अंदर हम बात करें तो बाबू श्याम सुंदर दास जी का, आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल, और उसके बाद डॉक्टर रामचंद्र वर्मा, इन तीनों का इसके अंदर योगदान रहा था। इसका जो समय सीमा, यह हम बात करें समय अवधि, कितने वर्षों को इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ के अंदर सम्मिलित किया था, शामिल किया था, तो वो लगभग 900 वर्ष थे, लगभग 900 वर्ष थे। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि इनका जो इस ग्रंथ के अंदर जो समय था वो कितना था, लगभग 900 वर्ष था। और इन्होंने क्या किया है, काल इन्होंने काल विभाजन का भी प्रयास किया है। इन्होंने क्या किया है, काल विभाजन किया है, अपने इतिहास ग्रंथ को 4 भागों में बांटा है, और प्रत्येक भाग का इन्होंने दोहरा नामकरण किया है। इन्होंने क्या किया है, प्रत्येक भाग का दोहरा नामकरण किया है। भाव क्या है इस बात का दोहरा नामकरण, कि एक काल का, एक भाग का इन्होंने 2 नाम दिए हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं, आदिकाल। आदिकाल को इन्होंने आदिकाल नाम के साथ साथ इन्होंने वीरगाथा काल भी नाम दिया है, वीरगाथा काल इन्होंने नाम दिया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो है अपना जो इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए, इसका 1929 प्रकाशन वर्ष था, हमने लिखा था। इनका जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखने के लिए इन्होंने कौन कौन से ग्रंथों का जो सहारा लिया, कौन कौन से ग्रंथों का इन्होंने सहयोग लिया, तो वो है मिस्र बंधुओं का ग्रंथ। हमने इसके बारे में पढ़ा था। मिस्र बंधुओं का ग्रंथ कौन सा था, मिस्र बंधु विनोद, मिस्र बंधु विनोद, जिसमें हमने बात की थी मिस्र बंधु जो 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिस्र, सुखदेव बिहारी मिस्र और गणेश बिहारी मिस्र। और दूसरा है हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला। इसके जो संपादक हैं या संकलन करता है वो है श्याम सुंदर दास। दो ग्रंथ हो चुके हैं। उसके बाद है कविता कौमुदी, कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा, कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा। तो इन्होंने किन कौन कौन से ग्रंथों का सहयोग लिया, मिस्र बंधुओं के मिस्र बंधु विनोद का, हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास जी की, और कविता कौमुदी जो है नरेश त्रिपाठी, और एक ग्रंथ है व्रज माधुरी सार, व्रज माधुरी सार हम यहां पे लिख देते हैं, व्रज माधुरी सार योगी हरि की, योगी हरि जी के द्वारा। ठीक है, हमने क्या देखा कि इन्होंने अपना जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको जो लिखने के लिए कौन कौन से ग्रंथों का इन्होंने सहारा लिया, सहयोग लिया, तो वो है ब्रज माधुरी सार योगी हरि जी के द्वारा, मिस्र बंधु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, और कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य का एक हम कह सकते हैं कि मील पत्थर साबित हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के एक एक वाक्य के एक एक जो उनका जो इतिहास ग्रंथ के अंदर एक एक लाइन लिखी गई है, एक एक वाक्य है, उनका एक एक शब्द है, उसके ऊपर आज भी शोध कार्य हो रहे हैं। ठीक है,
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के अंदर अपना जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सबसे जो विशेष जो ग्रंथ है, सबसे जो अच्छा और जिसको सटीक ग्रंथ माना जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इनका इतिहास ग्रंथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस ग्रंथ की जो सारी जो हमें जानकारी है उस जानकारी को हमने बहुत अच्छे से ध्यान से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही एक इतिहास ग्रंथ है, ऐसा इतिहास ग्रंथ है जिसके अंदर जो जानकारियां हैं वो सारी सटीक हैं। और इन्होंने कौन सी पत्ती का प्रयोग किया था, मैंने आपको सबसे पहले जब पत्तियां बताई थी तब मैंने आपको बताया था कि इन्होंने विदेहवादी पत्ती का जो प्रयोग किया था। और विदेहवादी पत्ती जिसके जन्मदाता मैंने आपको बताया था तेन माने जाते हैं। और हिंदी साहित्य के अंदर उस पत्ती का प्रयोग किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि इसका जो पहला प्रकाशन है वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हुआ था। फिर इनका जो साथ दिया था वो इन तीन लोगों ने मिलकर इस ग्रंथ का संपादन किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास और रामचंद्र वर्मा के द्वारा। उसके बाद इन्होंने 4 ग्रंथ का जो सहारा लिया था, व्रज माधुरी सार योगी हरि जी के द्वारा, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी कवितामाला श्याम सुंदर दास जी के द्वारा और कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी। और इन्होंने क्या किया, अपने इतिहास ग्रंथ को 4 जो सुस्पष्ट कालखंडों के अंदर विभाजन किया है, जिसका अंदर इन्होंने क्या किया है, हर कालखंड का दोहरा नामकरण किया है। जैसे मैंने आपको बताया था, आदि काल का नाम इन्होंने जो वीरगाथा काल रखा है, उसके बाद पूर्व मध्य काल जो ये अपने भक्ति काल को नाम देते हैं, वो पूर्व मध्य जो आधुनिक काल मध्यकाल नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के हम इतिहास ग्रंथ की बात करेंगे तो इनका इतिहास ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ इनका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष है 1938, ठीक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और इसका प्रकाशन वर्ष है 1938। इन्होंने जो कालावधि मानी है वो आपको बता दूं मैं, 693 से लेकर 1693 तक की मानी है, ठीक है। हम इसको क्या कहेंगे, अधूरा ग्रंथ। अधूरा ग्रंथ इसलिए क्योंकि इसके अंदर मात्र आदि काल को और भक्ति काल को ही शामिल किया गया है। 1693 के बाद जो समय अवधि है उसके बाद जो इतिहास है उसको इन्होंने इसके अंदर जो सम्मिलित नहीं किया। और 693 से ये जो शुरुआत मानते हैं ये भी क्या है, जो सटीक नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, जो अपने काल अवधि अपना ग्रंथ है उसकी जो समय अवधि है उसका जो शुरुआत मानी है वो 693 से और इसकी जो समाप्ति मानी है वो 1693 तक मानी है। और ये आदि काल को नाम देते हैं, आदि काल को ये नाम देते हैं, आदि काल का नामकरण करते हैं, ये आदि काल का नामकरण करते हैं ये चारण काल। आदि काल का नामकरण करते हैं चारण काल। और आदि काल के पहले समय को, आदि काल के पहले समय को यह संधि काल नाम देते हैं। यह इनकी सबसे बड़ी भूल मानी जाती है, ठीक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने काल अवधि जो मानी है 693 से 1693 तक मानी है, मात्र 1000 वर्ष।
उसके बाद ये जो इनका अधूरा ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि अगर इस काल अवधि की बात करें तो इस काल अवधि के अंदर मात्र आदिकाल और भक्ति काल का समय ही आता है। इसके बाद जो रीति काल और आधुनिक काल का जो इन्होंने कोई कहीं पर जो कोई जिक्र नहीं किया, कोई बात नहीं की। और उसके बाद आदिकाल का जो नामकरण है, आदिकाल को ये चारण काल नाम देते हैं, जिसका भी ये कोई सुस्पष्ट आधार है जो नहीं व्यक्त कर पाए हैं कि इन्होंने आदिकाल का नामकरण चारण काल क्यों किया। और आदिकाल से भी पहले का जो समय था, जो हम अपभ्रंश कहते हैं, उनको ये क्या करते हैं, संधि काल के अंतर्गत रखते हैं। और ये हिंदी का पहला कवि मानते हैं, पहला कवि मानने की जो भूल कर बैठे हैं ये, वो समय भू को, हिंदी का जो पहला कवि ये समय भू को मानते हैं, जो समय भू को ये हिंदी का पहला कवि मानने की भूल कर बैठे हैं। ठीक है, तो हमने बात की डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इतिहास ग्रंथ का नाम है इनका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और दूसरा इनका प्रकाशन वर्ष है वो 1938 है। काल अवधि इन्होंने अपने ग्रंथ का जो अपने ग्रंथ के अंदर काल अवधि को जो शामिल किया है वो किया है 693 से लेकर 1693, मात्र 1000 वर्षों का जो इन्होंने समय लेकर अपना इतिहास ग्रंथ लिख दिया था। इसके बाद का जो समय है उसका इन्होंने कहीं पर कोई विवरण नहीं दिया है। उसके बाद ये क्या है, इनका एक अधूरा ग्रंथ है, क्योंकि आपको सभी जानते हैं जैसे 693 से 1693 मात्र 1000 वर्ष के अंतर जो हमारा हिंदी का साहित्य है वो पूरा नहीं होता है। तो इनका जो जैसे जितना इन्होंने काल अवधि दी है, जितना समय अवधि दी है, उसके अंदर मात्र आदिकाल और भक्ति काल का समय ही आता है। इसके बाद का जो कोई समय का इन्होंने विवरण नहीं दिया, इसलिए इनका ये अधूरा ग्रंथ भी हम कह सकते हैं। आदिकाल का इन्होंने नामकरण किया है, आदिकाल का नामकरण मैंने आपको बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था वीरगाथा काल। तो इन्होंने आदिकाल का जो नाम किया है, नामकरण किया है, वो चारण काल किया है। और आदिकाल का जो आदिकाल से भी पहले का समय था, आदिकाल जैसे आचार्य शुक्ल, मैं आपको बता दूं, आचार्य शुक्ल मानते हैं 1050 से आदिकाल का जो समय शुरू मानते हैं। तो इससे पहले का जो समय है, इससे पहले का जो समय है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या किया है, संधि काल के अंतर्गत रख दिया है। और इन्होंने हिंदी का जो पहला कवि वो समय भू को मानने की ये भूल कर बैठे हैं। ये इनके जो इतिहास ग्रंथ के अंदर हम कमी कह सकते हैं, एक त्रुटि कह सकते हैं। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ के कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये हैं। इनके बाद बात करेंगे हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनके जो इतिहास ग्रंथ हैं, आदिकाल की भूमिका, इनका जैसे इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का ये इनका 1 नंबर, और इनका दूसरा ग्रंथ है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये इनका दूसरा इतिहास ग्रंथ है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका। इसका अगर हम समय की बात करें 1940। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, समय की बात करें 1952-53। हिंदी साहित्य का आदिकाल, और इसकी समय सीमा की बात करें तो 1954। इनके बारे में विशेष तथ्य हैं। आचार्य द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। यह बहुत बड़ा तथ्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगर विरोध करने का, उनकी किसी भी बात की अगर आलोचना करने का जो कोशिश की है, जो साहस किया है, तो वो किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि हिंदी साहित्य के अमूल्य रत्न माने जाते हैं, उनका अगर किसी ने सामना करने का, उनकी किसी बात की आलोचना करने का जो साहस किया है, तो वो क्या है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल के कुछ तथ्यों का जो है वो खंडन करते हैं, उस बात को अप्रमाणित मानते हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को नाम दिया है वीर गाथा काल, तो आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल से सहमत नहीं है। ये आदिकाल को नाम आदिकाल ही नाम देते हैं। वीर गाथा काल नाम देने के का जो इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि ये कहते हैं कि उस समय जो ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं थी कि उस काल को, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया जाए। और रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम देने के लिए जिन ग्रंथों को आधार बनाया था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन ग्रंथों को निराधार बताया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है कि उन ग्रंथों का जो वीरों के साथ या वीर गाथा के साथ कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो इतिहास है, 3 ग्रंथ है इनकी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952-53, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1954, और हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। डॉक्टर इन्होंने रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा को या वीर गाथा काल को आदिकाल का नाम दिया है। ठीक है, इनके ग्रंथ के बारे में जो मुख्यतः बातें हैं वो ये हैं कि इनके जो 3 इतिहास ग्रंथ है, उसके बाद ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल से सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। और इन्होंने अपने ग्रंथ को जो काल विभाजन किया है, इन्होंने 4 सुस्पष्ट नाम दिए हैं। आदिकाल को आदिकाल, ठीक है, और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देते हैं, ये उसको आदिकाल ही नाम देते हैं। और ये जो सबसे बड़े इनके आलोचक माने जाते हैं। तो साथियों, ये हमारे जो कुछ एक इतिहास ग्रंथ थे जिनके बारे में आज हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने बात की थी गारसा दतासी की, जो कि एक फ्रेंच विद्वान है जिनका इतिहास ग्रंथ था इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, जिसका जो प्रकाशन वर्ष तो 1839 में था, दूसरा प्रकाशन वर्ष उसका 1847 में था। उसके बाद हमने बात की शिव सिंह सेंगर का जो इतिहास ग्रंथ था शिव सिंह सरोज, जिसका जो प्रकाशन वर्ष 1883 था, जो कि एक भारतीय विद्वान थे। इन्होंने भी क्या किया था, वर्णानुक्रम पद्धति का जो प्रयोग किया था। इसके बाद हमने बात की जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ की। जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ इतिहास ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये क्या है, एक अंग्रेज विद्वान है, लेकिन इन्होंने सबसे पहले अपने इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का जो इन्होंने काल विभाजन किया, इस काल विभाजन की वजह से इनका जो ग्रंथ है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने अपने संपूर्ण जो ग्रंथ को 12 अध्याय के अंदर इन्होंने विभाजित किया था। उसके बाद मिस्र बंधुओं की बात हमने बात की थी। मिस्र बंधुओं के अंदर 3 जो भाई थे, श्याम बिहारी मिस्र, सुखदेव बिहारी मिस्र और गणेश बिहारी मिस्र। तो तीनों बंधुओं ने अपना जो ग्रंथ लिखा मिस्र बंधु विनोद, जिसके हमने पृष्ठों की संख्या की बात की 2250 तो उसके पृष्ठ हैं। कवियों की हमने बात की थी, कवि उसके अंदर शामिल किए गए हैं 4936, लगभग जो 5000 कवि हैं। और इनका इतिहास ग्रंथ महत्वपूर्ण है, इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो कि हिंदी साहित्य के रत्न माने जाते हैं।
जो कि एक अमूल्य परिधि है, वो भी कहते हैं कि मैंने जो कुछ कवियों के विवरण हैं वो मिस्र बंधु विनोद से लिए हैं। इस प्रकार से जो मिस्र बंधुओं का जो इतिहास ग्रंथ है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके अंदर हिंदी के लगभग जो कवि 5000 कवि, सबसे ज्यादा कवियों का इन्होंने विवरण दिया है, इसलिए इनका इतिहास ग्रंथ और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इनके बारे में। इसलिए जो इनका इतिहास ग्रंथ है ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रकाशन वर्ष हमने बात की थी कि इसके जो पहले 3 भाग हैं वो 1913 में प्रकाशित हुए थे, बाकी के जो एक भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। इस बात का विशेषता ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमने बात की थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हमने बात की थी। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले ये प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में, और प्रकाशन के अंदर जो इनका सहयोग दिया था वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने और डॉक्टर रामचंद्र वर्मा ने और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, उसके बाद जो हमने बात की डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, उनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। लेकिन हमने क्या देखा कि इनका जो समय अवधि है वो 693 से 1693 मात्र 1000 वर्ष है, और 1000 वर्ष के समय अवधि को भी इन्होंने, जिसके अंदर मात्र आदिकाल और भक्ति काल का जिक्र किया गया है। आदिकाल और भक्ति काल के बाद का जो समय है उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया है। और आदिकाल का ये जो नामकरण करते हैं वो चारण काल करते हैं। आदिकाल से भी जो पहले का समय था जिसको हम अपभ्रंश कहते हैं, उसको ये नाम देते हैं संधि काल का नाम देते हैं। और जो सबसे ये जो बड़ी भूल कर बैठे हैं वो ये कर बैठे हैं कि इन्होंने समय भू को हिंदी का पहला कवि मान लिया है। उसके बाद हमने बात की आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। द्विवेदी जी के जो मुख्य थे 3 ग्रंथ थे, हिंदी के साहित्य का उद्भव, उसका विकास और उसका आदिकाल। ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल का नाम आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा है, इन्होंने अपने आदिकाल का नाम को आदिकाली नामकरण दिया है। और आचार्य शुक्ल के ये प्रमाणिक आधार पर ये के उनको जो चुनौती देते हैं और उनकी जो बहुत सारी स्थापनाएं हैं, उनकी बहुत सारी बातों का ये खंडन करते हैं, उनको अप्रमाणिक ये सिद्ध करते हैं। धन्यवाद।